नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 9 मजदूर लापता। यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों से बंद। आधी रात को सलाई बैंड के पास फटा बादल। पीएम मोदी की मन की बात का 123वां एपिसोड रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे पीएम। विभिन्न भाषाओं में देश भर में सुना जा रहा है मन की बात। गृह मंत्री अमित शाह का आज आंध्र प्रदेश के दौरान। निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू से मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह। आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। गरीबों की झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। उद्धव ठाकरे का हिंदी प्रस्ताव पर बड़ा ऐलान। विधानसभा में हिंदी प्रस्ताव लाने की तैयारी तेज। शिवसेना कार्यकर्ताओं को दिए गए खास निर्देश। स्कूलों से जुड़े हिंदी प्रस्ताव की प्रतियां जलाने का आदेश। हरियाणा के 2 जिलों में बारिश, 6 में ऑरेंज अलर्ट। तेज हवाएं चल रही हैं। अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी। रोहतक में 6.5 डिग्री गिरा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको प्रधानमंत्री के मन की बात सुनाते हैं। इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वडनगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही: शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो एक ही भाव सबसे पहले मन में आता है, चलो बुलावा आया है। यही भाव हमारे धार्मिक यात्राओं की आत्मा है। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। इनके अलावा इन यात्राओं का एक और बड़ा पक्ष होता है। ये धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसरों का एक महाअनुष्ठान भी होती हैं। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं, उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुटते हैं। जगह जगह भंडारे और लंगर लगते हैं। लोग सड़कों के किनारे प्याऊ लगवाते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। साथियों,
लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम। हिंदू, बौद्ध, जैन हर परंपरा कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। ओडिशा हो, गुजरात हो या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। जब हम श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से और पूरे अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। मैं यात्राओं पर जा रहे सभी सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग सेवा भावना से इन यात्राओं को सफल और सुरक्षित बनाने में जुटे हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको देश की 2 ऐसी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको गर्व से भर देंगी। इन उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक संस्थाएं कर रही हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इन उपलब्धियों की भरपूर सराहना की है। पहली उपलब्धि तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे मिटाने में बड़ी मदद मिली। जल जीवन मिशन का भी इस सफलता में बड़ा योगदान रहा। आज जब घर घर नल से साफ पानी पहुंच रहा है तो ऐसी बीमारियों का खतरा कम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत ने बीमारी से निपटने के साथ साथ उसके मूल कारणों को भी दूर किया है। साथियों, आज भारत में ज्यादातर आबादी किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट का फायदा उठा रही है और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी ना किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। साथियों, भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। मेरे प्यारे देशवासियों,
जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। इस ऑडियो में आपको उस संकट की भयावहता का अंदाजा लगेगा। वो संकट कितना बड़ा था, पहले वो सुनिए, समझिए। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थी। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र के बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था, वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। साथियों, देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। सुबह की धूप पहाड़ियों को छू रही है। धीरे धीरे उजाला मैदानों की ओर बढ़ रहा है और उसी रोशनी के साथ बढ़ रही है फुटबॉल प्रेमियों की टोली। सीटी बजती है और कुछ ही पलों में मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। हर पास, हर गोल के साथ लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी खूबसूरत दुनिया है। साथियों, ये तस्वीर
असम के एक प्रमुख क्षेत्र बोडोलैंड की वास्तविकता है। बोडोलैंड आज अपने एक नए रूप के साथ देश के सामने खड़ा है। यहाँ के युवाओं में जो ऊर्जा है, जो आत्मविश्वास है, वो फुटबॉल के मैदान में सबसे ज्यादा दिखता है। बोडो टेरिटोरियल एरिया में बोडोलैंड कैंप कप का आयोजन हो रहा है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एकता और उम्मीद का उत्सव बन गया है। 3,700 से ज्यादा टीमें, करीब 70,000 खिलाड़ी और उनमें भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियों की भागीदारी। ये आंकड़े बोडोलैंड में बड़े बदलाव की गाथा सुना रहे हैं। बोडोलैंड अब देश के खेल नक्शे पर, स्पोर्ट्स के मैप पर अपनी चमक और बढ़ा रहा है। साथियों, एक समय था जब संघर्ष ही यहाँ की पहचान थी। तब यहाँ के युवाओं के लिए रास्ते सीमित थे, लेकिन आज उनकी आंखों में नए सपने हैं और दिलों में आत्मनिर्भरता का हौसला है। यहाँ से निकले फुटबॉल खिलाड़ी अब बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हालीचरण नार्जारी, दुर्गा बोरो, अपूर्वा नार्जारी, मनबीर बसुमतारी, ये सिर्फ फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम नहीं है, ये उस नई पीढ़ी की पहचान है जिन्होंने बोडोलैंड को मैदान से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। इनमें से कई ने सीमित संसाधनों में अभ्यास किया, कई ने कठिन परिस्थितियों में अपने रास्ते बनाए और आज इनका नाम लेकर देश के कितने ही नन्हे बच्चे अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फिटनेस और वेलबीइंग पर ध्यान देना होगा। वैसे साथियों, फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरा एक सुझाव आपको याद है ना? खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत जिस तरह अपनी क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उसी तरह कला, शिल्प और कौशल की विविधता भी हमारे देश की एक बड़ी खूबी है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां की कुछ न कुछ खास और लोकल चीज के बारे में आपको पता चलेगा। हम अक्सर मन की बात में देश के ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है मेघालय का एरी सिल्क। इसे कुछ दिन पहले ही जीआई टैग मिला है। एरी सिल्क मेघालय के लिए एक धरोहर की तरह है। यहाँ की जनजातियों ने, खासकर खासी समाज के लोगों ने पीढ़ियों से इसे सहेजा भी है और अपने कौशल से समृद्ध भी किया है। इस सिल्क की कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे बाकी फैब्रिक से अलग बनाती हैं। इसकी सबसे खास बात है इसे बनाने का तरीका। इस सिल्क को जो रेशम के कीड़े बनाते हैं, उसे हासिल करने के लिए कीड़ों को मारा नहीं जाता है, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर उनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इसलिए मेघालय का एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। इसकी एक और खास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है। इसकी एक खूबी इसे ज्यादातर जगहों के लिए अनुकूल बना देती है। मेघालय की महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपनी इस धरोहर को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही हैं। मैं मेघालय के लोगों को एरी सिल्क को जीआई टैग मिलने पर बधाई देता हूं। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, आप भी एरी सिल्क से बने कपड़ों को जरूर ट्राई करें। और हाँ, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट
वोकल फॉर लोकल, इन्हें भी आपको हमेशा याद रखना है। ग्राहक भारत में बने प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में बने प्रोडक्ट ही बेचें, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विमेन लेड डेवलपमेंट का मंत्र भारत का नया भविष्य गढ़ने के लिए तैयार है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नई दिशा बना रही हैं। आप तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाओं की सफलता के बारे में जानेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये महिलाएं कभी खेतों में मजदूरी करती थी, रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करती थी। आज वही महिलाएं मिलेट्स, श्री अन्न से बिस्किट बना रही हैं। भद्रादी मिलेट मैजिक नाम से ये बिस्किट हैदराबाद से लंदन तक जा रहे हैं। भद्राचलम की इन महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ट्रेनिंग ली। साथियों, इन महिलाओं ने एक और सराहनीय काम किया है। इन्होंने गिरी सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू किया। सिर्फ 3 महीने में 40,000 पैड्स तैयार किए और उन्हें स्कूलों और आसपास के ऑफिसों में पहुंचाया, वो भी बहुत ही सस्ती कीमत पर। साथियों, कर्नाटका के कलबुर्गी की महिलाओं की उपलब्धि भी बेहतरीन है। इन्होंने ज्वार की रोटी को एक ब्रांड बना दिया है। इन्होंने जो कोऑपरेटिव बनाई है उसमें हर रोज 3,000 से ज्यादा रोटियां बन रही है। इन रोटियों की खुशबू अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। बेंगलुरु में स्पेशल काउंटर खुल चुका है। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर आ रहे हैं। कलबुर्गी की रोटी अब बड़े शहरों के किचन तक पहुंच रही है। इसका बहुत शानदार असर इन महिलाओं पर पड़ा है। उनकी आय बढ़ रही है। साथियों, अलग अलग राज्यों की इन गाथाओं में अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन उनकी चमक एक जैसी है। ये चमक है आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता की। ऐसा ही एक चेहरा है मध्य प्रदेश की सुमा उइके। सुमा जी का प्रयास बहुत सराहनीय है। उन्होंने बालाघाट जिले के कटंगी ब्लॉक में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर मशरूम की खेती और पशुपालन की ट्रेनिंग ली। इससे उन्हें आत्मनिर्भरता की राह मिल गई। सुमा उइके की आय बढ़ी तो उन्होंने अपने काम का विस्तार भी किया। छोटे से प्रयास से शुरू हुआ ये सफर अब दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी सेंटर तक पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में ऐसी ही अनगिनत महिलाएं अपना और देश का भाग्य बदल रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों मुझे वियतनाम के बहुत से लोगों ने विभिन्न माध्यमों से अपने संदेश भेजे। इन संदेशों की हर पंक्ति में श्रद्धा थी, आत्मीयता थी। उनकी भावनाएं मन को छूने वाली थी। वो लोग भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों, रेलिक्स के दर्शन कराने के लिए भारत के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे थे। उनके शब्दों में जो भाव थे वो किसी औपचारिक धन्यवाद से बढ़कर थे। साथियों, मूल रूप से भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों की खोज आंध्र प्रदेश में पालनाडु जिले के नागार्जुन कोंडा में हुई थी। इस जगह का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। कहा जाता है कि कभी इस स्थान पर श्रीलंका और चीन सहित दूर दूर के लोग आते थे। साथियों, पिछले महीने भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को भारत से वियतनाम ले जाया गया था। वहां के 9 अलग अलग स्थानों पर इन्हें जनता के दर्शन के लिए रखा गया। भारत की पहल एक तरह से वियतनाम के लिए राष्ट्रीय उत्सव बन गई। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब 10 करोड़ लोगों की आबादी वाले वियतनाम में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो मैंने देखे, उन्होंने ये एहसास कराया कि श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती। बारिश हो,
तेज धूप हो, लोग घंटों कतारों में खड़े रहे, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन सभी भाव विभोर थे। वियतनाम के राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, हर कोई नतमस्तक था। इस यात्रा के प्रति वहां के लोगों में सम्मान का भाव इतना गहरा था कि वियतनाम सरकार ने इसे 12 दिन के लिए और आगे बढ़ाने का आग्रह किया था और इसे भारत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। साथियों, भगवान बुद्ध के विचारों में वो शक्ति है जो देशों, संस्कृतियों और लोगों को एक सूत्र में बांधती है। इससे पहले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड और मंगोलिया ले जाए गए थे और वहां भी श्रद्धा का यही भाव देखा गया। मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि अपने राज्य के बौद्ध स्थलों की यात्रा अवश्य करें। एक आध्यात्मिक अनुभव होगा, साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का एक सुंदर अवसर भी बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने हम सब ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। मुझे आपके हजारों संदेश मिले। कई लोगों ने अपने आसपास के उन साथियों के बारे में बताया जो अकेले ही पर्यावरण बचाने के लिए निकल पड़े थे और फिर उनके साथ पूरा समाज जुड़ गया। सबका यही योगदान हमारी धरती के लिए बड़ी ताकत बन रहा है। पुणे के श्री रमेश खरमाले जी, उनके कार्यों को जानकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। जब हफ्ते के अंत में लोग आराम करते हैं तो रमेश जी और उनका परिवार कुदाल और फावड़ा लेकर निकल पड़ते हैं। जानते हैं कहाँ? जुन्नर की पहाड़ियों की ओर। धूप हो या ऊंची चढ़ाई, उनके कदम रुकते नहीं। वो झाड़ियां साफ करते हैं, पानी रोकने के लिए ट्रेंच खोदते हैं और बीज बोते हैं। उन्होंने सिर्फ 2 महीनों में 70 ट्रेंच बना डाले। रमेश जी ने कई सारे छोटे तालाब बनाए हैं, सैकड़ों पेड़ लगाए हैं। वो एक ऑक्सीजन पार्क भी बनवा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि यहाँ अब पक्षी लौटने लगे हैं, वन्य जीवन को नई सांसें मिल रही हैं। साथियों, पर्यावरण के लिए एक और सुंदर पहल देखने को मिली है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। यहाँ नगर निगम ने मिशन फॉर मिलियन ट्रीज अभियान शुरू किया है। लक्ष्य है लाखों पेड़ लगाना। इस अभियान की एक खास बात है सिंदूर वन। यह वन ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित है। सिंदूर के पौधे उन बहादुरों की याद में लगाए जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। यहाँ एक और अभियान को नई गति दी जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम। इस अभियान के तहत देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। आप भी अपने आपके गांव या शहर में चल रहे ऐसे अभियान में जरूर हिस्सा लीजिए। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, धरती की सेवा कीजिए, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो असल में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के एक गांव ने भी बड़ी शानदार मिसाल पेश की है। छत्रपति संभाजीनगर जिले की ग्राम पंचायत है पाटोदा। ये कार्बन न्यूट्रल गांव पंचायत है। इस गांव में कोई अपने घर के बाहर कचरा नहीं फेंकता। हर घर से कचरा इकट्ठा करने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ गंदे पानी का ट्रीटमेंट भी होता है। बिना साफ किए कोई पानी नदी में नहीं जाता। यहाँ उपलों से अंतिम संस्कार होता है और उस राख से दिवंगत के नाम पर पौधा लगाया जाता है। इस गांव में साफ सफाई भी देखते ही बनती है। छोटी छोटी आदतें जब सामूहिक संकल्प बन जाती हैं तो बड़ा बदलाव तय हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस समय सबकी निगाहें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी है। भारत ने एक नया इतिहास रचा है।
मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को जरूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रहना है। हम मिशंस के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन मन की बात के अगले एपिसोड में। अब समय है इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का। लेकिन साथियों, जाते जाते मैं आपको एक खास दिन की याद दिलाना चाहता हूं। 1 जुलाई, परसों, यानी 1 जुलाई को हम 2 बेहद महत्वपूर्ण प्रोफेशंस का सम्मान करते हैं, डॉक्टर्स और सीए। ये दोनों ही समाज के ऐसे स्तंभ हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्थिक जीवन के मार्गदर्शक हैं। मेरी सभी डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। मन की बात का अगला एपिसोड आपके इन्हीं सुझावों से और समृद्ध होगा। फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नई प्रेरणाओं के साथ, देशवासियों की नई उपलब्धियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नरेंद्र मोदी के मन की बात। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और देश भर से लोगों ने भी कई जगहों पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जहां मन की बात को लोगों ने सुना है। और अब रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। इस बीच हिमाचल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हिमाचल से बताएंगे, जहां पर हिमाचल प्रदेश में बारिश से लैंडस्लाइड हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कालका शिमला रेल मार्ग पर मलबा गिरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हिमाचल प्रदेश में बारिश से लैंडस्लाइड। भूस्खलन के बाद ट्रेनों की आवाजाही को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शिमला रेल मार्ग पर गिरा मलबा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हिमाचल प्रदेश में बारिश से लैंडस्लाइड। कालका शिमला रेल मार्ग पर भूस्खलन के बाद ट्रेनों की आवाजाही बंद हुई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भूस्खलन के बाद ट्रेनों की आवाजाही बंद हुई। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। कालका शिमला रेल मार्ग पर मलबा गिरा, जिसके चलते रेल सेवाएं बंद की गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है पेमित्रा से, जहां पर रोडवेज बस में ड्राइवर ने की आत्महत्या। नया बस स्टैंड पेमित्रा में फांसी पर झूलता मिला शव। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुर्ग निवासी कमलेश ठाकुर की हुई पहचान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नया बस स्टैंड पेमित्रा में फांसी पर झूलता मिला शव। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और दुर्ग निवासी कमलेश ठाकुर की पहचान हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिला पंचायत का अफसर गिरफ्तार अनाचार के आरोप में। और अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर जिला पंचायत का अफसर गिरफ्तार किया गया है। अनाचार के आरोप में अफसर की गिरफ्तारी हुई है। जांजगीर पुलिस ने चंद घंटों में दबोचा आरोपी। शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा शोषण, अश्लील वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। आरोपी पहले से विवाहित था। पीड़िता को अंधेरे में रखा। आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। सरकारी पद पर रहते करते रहा घिनौना कृत्य। कटघोरा निवासी दिग्विजय दास महंत की पहचान हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कटघोरा निवासी की पहचान, अहम जानकारी आपको हम बता दें। शादी का झांसा देकर पूरे मामले की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अश्लील वीडियो वायरल करने की लगातार धमकी देता था। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के लीलर गांव में शनिवार की शाम एक जंगली हाथी ने 45 वर्षीय ग्रामीण देवचरण कंवर पर हमला कर उन्हें कुचल दिया। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना शाम करीब 7:30 बजे की बताई जाती है, जब 2 ग्रामीण जंगल के पास से गुजर रहे थे कि अचानक हाथी ने हमला कर दिया, जिसमें एक ग्रामीण तो भागने में सफल रहा, लेकिन देवचरण कंवर उनकी चपेट में आ गया। घटना के बाद से क्षेत्र में भय का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और हाथी की निगरानी की जा रही है। विभाग ने आसपास के गाँव लीलर, जोगिटाहा, सरौद में भी अलर्ट जारी करा दिया है और ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है। अगली खबर सिरसा से है, जहां पर चौपटा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुरा साहनी अब विकसित और विकासशील ग्राम पंचायतों की श्रेणी में शामिल हो गई हैं। 23 वर्षीय युवा सरपंच निशा सहारन के नेतृत्व में गांव में सड़कों में साफ सफाई, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और सौंदर्यीकरण के लाखों रुपए खर्च किए गए। निशा सहारन, जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हुए ग्राम पंचायत की सबसे छोटी उम्र में सरपंच बनी, ने अपने 7 वार्ड पंचों के साथ मिलकर ग्राम के विकास में अहम भूमिका निभाई है।
एक दो नालियाँ हैं जी, बरसाती सीजन चल रहा है तो पानी की बड़ी दिक्कत आती है गांव में, तो वो नालियों का जो निर्माण करवाया जा रहा है। ये गांव में अपने बस स्टैंड नहीं था, काफ़ी बसें आती है, रोडवेज आती है अपने गांव में, तो बस स्टैंड का निर्माण है जो अभी चल रहा है, कार्यरत है वो। एक गांव में पंचायत घर में, आंगनबाड़ी में पेंटिंग स्लोगन वगैरह चल रहे हैं अभी, काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी होने भी वाले हैं। ठीक है, तो वो आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए मोटिवेशन है, ठीक है, बच्चों के लिए जो खेल कूद के हैं बारे में मोटिवेशन है जो वहाँ हुए हैं। और पंचायत घर में जो नशे के खिलाफ है, ठीक है, गांव में क्यों नशा आजकल आपको पता ही है ज़्यादा फैल रहा है, उसको रोकने के लिए है जो स्लोगन है, पेंटिंग करवाइए लोगों को, उसमें देखे तो थोड़ा पता चले, तो ये कार्य हैं जो अभी चल रहे हैं। हाल ही में हमने पंचायत घर में भी स्लोगन लिखवाए हैं, उस पर स्वच्छता के बारे में लिखा गया है, नशा मुक्ति के बारे में लिखा गया है, और आंगनवाड़ी में हमने छोटे बच्चों के लिए पेंटिंग करवाई है, और हमें हरियाणा फ्री ड्रग का अवार्ड भी मिल चुका है, और सफाई के बारे में भी हमारा जो गांव है वो काफ़ी जागरूक है। आगे गांव के विकास कार्यों को लेकर के क्या ऐसे अधूरे कार्य हैं जो अभी तक गांव के समीक्षा बने हुए हैं जो आपके द्वारा पूरे करवाए जाएंगे? ऐसे कोई कार्य जो पेंडिंग पड़े हैं? अभी कार्यरत है, मनरेगा के थ्रू हमने अभी सफाई कार्य भी करवाए हैं, और एक गांव में सफाई कर्मचारी भी रखा है जो समय समय पर गलियों की नालियों की सफाई करता है। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के मोहम्मदगंज पंचायत स्थित शंकर पट्टी मध्य विद्यालय में शनिवार को मिड डे मील खाने के बाद करीब 80 से अधिक बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई और बच्चों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने तुरंत ही उन्हें छातापुर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर शशि शंकर ने प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की है। बच्चों का इलाज जारी है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जाती है। घटना की जानकारी मिलते ही बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष और मिड डे मील प्रभारी अस्पताल पहुंचे, बच्चों की देखभाल का जायजा लिया। बच्चों और परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया गया और मारपीट भी की गई है। अगली खबर है बिहार से, जहां पर मधेपुरा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी है और बीती रात मधेपुरा सिंहेश्वर मुख्य मार्ग पर कॉलेज चौक के पास चेकिंग के दौरान एक उजले रंग की बोलेरो पिकअप को रोकने की कोशिश की गई। चालक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा कर वाहन को विद्युत कार्यालय के पास पकड़ लिया गया है। मुरैना में बारिश से गांव में बड़ा खतरा। भारी बारिश से चंबल नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने से माफ कीजिएगा जलीय जीवों का गांवों में मूवमेंट। सुखध्यान के पूरा गांव में पहुंचा मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मचा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचा वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ पर काबू पाया है। रेस्क्यू कर चंबल नदी के रायपुरा घाट पर रिलीज किया गया है। बड़ी जानकारी
ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचा वन विभाग। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मुरैना में टोल प्लाजा पर हुआ विवाद। कार सवार 2 युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। बिना टोल शुल्क चुकाए निकालना चाहते थे कार सवार युवक और टोल कर्मी ने रोका तो बदमाशों ने टोल कर्मियों को पीटा है। मारपीट की घटना टोल प्लाजा पर लगी। सीसीटीवी कैमरे में कैद। दमन थाना क्षेत्र के रतिरामपुरा टोल प्लाजा की पूरी घटना सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां टोल कर्मी ने रोका तो बदमाशों ने टोल कर्मियों को पीटा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। खबर है बिहार से, मुजफ्फरपुर में, जहां पर गायघाट प्रखंड मुख्यालय में एनडीए 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने फीता काट कर किया है। और इस मौके पर भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, भावी बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह, विजय सिंह, नर्मदेश्वर सिंह, सांसद प्रतिनिधि शशांक शेखर, 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश गामी समेत एनडीए के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। मीडिया देखिए जो विश्वविद्यालय के सदस्य हैं विपिन कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी आ गए। विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष जी के कार्यालय के उद्घाटन के समय आज उपाध्यक्ष जी के कार्यालय का हमने उद्घाटन किया है और आप देख सकते हैं कि कितना भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। सारे लोग उत्साहित हैं क्योंकि सरकार के द्वारा जो प्रखंड स्तर पर जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उस योजनाओं का मॉनिटरिंग करने के लिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य लोग रहेंगे और जनता को दिक्कत ना हो इसके लिए थोड़ा एक सेतु का काम करेंगे सरकार, प्रशासन और जनता के बीच में। नोएडा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पुलिस ने लाखों रुपए की फर्जी लूट का खुलासा किया है। डायल 112 पर झूठी सूचना दी गई। दुकान में घुसकर मारपीट की झूठी सूचना। आरोपियों ने 3 लाख रुपए की लूट की रची थी झूठी साजिश। फेस 1 थाना पुलिस ने घटना
का खुलासा किया। डायल 112 पर कॉल करने वाले आरोपी गिरफ्तार। आरोपी आशीष सहित कुल 4 युवक गिरफ्तार। आपस में पैसों की लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। सेक्टर 15 नोएडा के पास से चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए। नोएडा के फेज 1 थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फेज 1 थाना पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है। उत्तरकाशी लैंडस्लाइड पर सीएम धामी का पोस्ट। उत्तरकाशी सिलाई बैंड में भूस्खलन की घटना में कुछ श्रमिकों के लापता होने की सूचना मिली। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य दल घटनास्थल पर मौजूद। बचाव दल राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मामले में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करती हूँ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। घटना में कुछ श्रमिकों के लापता होने की सूचना सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश से खबर, जहां पर सुरभगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बाधित हुआ। मार्ग खोलने के प्रयास में कार्यदायी संस्था के द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोका है। भारी मलबा और पत्थरों से यातायात ठप। मौके पर तैनात पुलिस बल। बड़ी जानकारी, हालातों पर नजर। यात्रियों को सलाह, फिलहाल इस मार्ग पर यात्रा करने से बचें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोईवाला से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर भानियावाला में नहर का कहर देखने को मिला है और तेज बहाव में सड़क तालाब बन गई है। लगातार बढ़ रहा पानी और पानी के तेज बहाव में कई लोग घायल भी हो गए। डोईवाला ऋषिकेश मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। शासन के दावे फेल। नहर ओवरफ्लो से 2 दिन में दूसरी बार संकट। बड़ी जानकारी आपको बता दें। पानी के तेज बहाव से कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते नंदप्रयाग तहसील के अंतर्गत थरपाक गांव में आपदा कहर बनकर टूटी है। रात भर ग्रामीण दहशत में रही। पानी का बहाव इतना तेज था जिसकी वजह से ग्रामीणों के घरों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें गरीब लाल निवासी थरपाक की गौशाला टूट गई और 4 मवेशी और 8 बकरियां मर गई। अन्य ग्रामीणों के घरों में पानी और मलबा घुस गया है। तकरीबन 10 परिवार इस आपदा की चपेट में आए। रोड बंद होने के चलते अभी तक कोई राहत सामग्री भी नहीं मिल पाई है। शुरुआती दौर चल रहा है, अंतिम दौर चल रहा है और जुलाई का शुरुआती दौर आने वाला है। उससे पूर्व भी यह घटना देख सकते हैं आप। इस प्रकार से रोड की बदहाकर की देहरादून में एक्सीलेंट आइकॉनिक अवार्ड्स 2025 का भव्य आयोजन एक निजी होटल में किया गया है। इस समारोह में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया है। और इस कार्यक्रम में देश भर से आए उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया है। तो वो सुबोध उनियाल जी हैं, जिनकी कार्यशैली पे अवार्ड्स एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अलग अलग जो लोग हैं जिन्होंने जो शुरुआत भी कर रहे हैं या जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, उनको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहूँगी एनकरेज करते हैं उनका काम के लिए एक अवार्ड देकर। और जहाँ वो सब चाहते कि मैं उन्हें अवार्ड दूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आता है अलग अलग लोगों से मिलना जब मैं अवार्ड देती हूँ उनसे। मैं उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि कुल्लू मनाली से बिलोंग करता हूँ। आज मुझे एक्सलेंसी टीम ने हिमाचल रत्न का अवार्ड दिया है और ये अवार्ड मेरे सभी चाहने वाले और हिमाचल प्रदेश की सारी जनता को समर्पित करता हूँ। और हमेशा मुझे प्यार आशीर्वाद मिला है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है जो हमारी समृद्ध संस्कृति है उसको प्रमोट करने का, आगे भी प्रमोट करता रहूँगा। और उत्तराखंड के लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया है और आगे भी आप सभी से यही उम्मीद करता रहूँगा कि आप सभी का प्यार आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलता है। हम ये अवार्ड शो करते हैं, ये हम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए करते हैं कि हम उनको इंडस्ट्री में एक रिकॉग्नाइजेशन दें। जब किसी को अवार्ड मिलता है, किसी सेलिब्रिटी या प्रोमिनेंट फिगर से अवार्ड मिलता है, तो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को लगता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हम लोग जो अवार्ड टाइटल देते हैं, हमारी जूरी टीम के द्वारा अवार्ड टाइटल को सिलेक्ट किया जाता है और एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को हम वो अवार्ड टाइटल प्रदान करते हैं। हम पैन इंडिया में अपना इवेंट करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और जो जॉब पे हैं वो CEO हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग आके हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ये मल्टीपल है तो उत्तराखंड को किसी एक मायने में तो नहीं कह सकते आप। तो मल्टीपल इवेंट्स में अवार्ड दिया गया है। अगर ये किसी एक सेक्टर को होता तो मैं बोलता कितना लाभ होगा। मल्टीपल सेक्टर में होम स्टे से लेकर क्योंकि हम टूरिज्म स्टेट भी है और हॉस्पिटलिटी और ये आपका जो होम स्टे का कंसेप्ट है, इसके साथ देखिए पढ़ाई हर चीज़ के पीछे पहला जो स्टेप है वो है कि आपने पढ़ाई की, आपकी शिक्षा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।